So, hello, dear students and faculty members of chemistry. We are now introducing a new course in coordination chemistry. Coordination chemistry itself is a very vast topic, and this is the course which gives a complete idea of coordination chemistry or complex chemistry for the learners of IIT JEE and the students who are doing their competitive examinations, preparing for competitive examinations in higher education as well. तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस प्रारंभिक सत्र में, इस इंट्रोडक्टरी सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, डॉक्टर सौरभ मुक्तिबोध। तो क्या है हमारे लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है आज के इस डिस्कशन का। पहले पॉइंट का हमारा तात्पर्य है व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। दूसरा जो पॉइंट है डिस्कशन का, व्हाई शुड वी स्टडी दिस केमिस्ट्री। हमको क्यों पढ़ना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, क्या इंटरेस्ट है एक रिसर्चर के नाते। पॉइंट नंबर 3, इसकी हिस्ट्री और टाइमलाइन क्या है और इस टाइमलाइन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको हम देखेंगे। और आखिरी हमारा जो पॉइंट है कि अभी इस समय दुनिया में इस केमिस्ट्री को लेकर क्या एप्लीकेशंस डेवलप की जा रही हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बिट of the recent developments in the chemistry of complexes. So, well, let's begin. And this is the structure before you. This is the red blood cell. That's an hemoglobin. It's a complex of iron with a chain, a protein chain. This itself is a huge structure. You can say that this is a complex compound. So, the driving for studying coordination chemistry is obvious, and because of their brilliant colors, versatility and stability. तो इसको पढ़ने के लिए बहुत हमको आवश्यकता होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है इसके बहुत ब्रिलियंट कलर्स हैं, वर्सेटाइल हैं और स्टेबिलिटी है, तो इसकी वजह से इसको हमको पढ़ना आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक बेसिक बात है, हालांकि हम इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, और यदि इसको हम कुछ लाइंस में व्याख्या करना चाहें, इफ़ यू वुड लाइक टू डिस्क्राइब देम इन फ्यू लाइंस, देन इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव अ सेंट्रल एटम, often metallic or a metal ion, surrounded by molecules or anions known as ligands. तो यहाँ दो चीज़ें मुख्य हैं, एक है मेटल आयन और दूसरा है लिगेंड्स। लिगेंड्स वो जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं और मेटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। द लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम बाय डेटिव बॉन्ड्स, ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो जिसको हम जानते हैं केमिस्ट्री में 3 प्रकार के बॉन्ड को हम एम्फेसिस करते हैं। एक प्योर आयनिक बॉन्ड है, देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आयन चार्जेस। एक प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है where their sharing is a very perfect kind of sharing between the two atoms. And the coordinate bond, both electrons are given from the ligand to the metal ion, which is an intermediate between the two things. Neither there is a complete transfer nor a complete sharing, in which both electrons in the bonds are supplied by the same atom on the ligand. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लिगेंड से मेटल की ओर जो डोनेटेड बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ऐसे कंपाउंड्स कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। और आने वाले समय में हम इस पूरी केमिस्ट्री को ही डिस्कस करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, तो इसमें वर्नर के कुछ कंट्रीब्यूशन को हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने इस समय आपके सामने एक बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोबाल्ट का प्रोड्यूस किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट हेक्सा लिगेंड से 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। सो इट्स एन ऑक्टाहेड्रल सिचुएशन, देयर आर 4 इन अ प्लेन, 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन। और ऐसा एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इज ब्रिज्ड between 3 more atoms of cobalt, 3 more complexes of cobalt.
सो दैट गिव्स यूज कॉन्स्टिट्यूशन कोबाल्ट का, जिसके अंदर 4 कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस म्यूचुअली ब्रिज्ड हैं बाय 2 हाइड्रोक्सो ग्रुप्स। आप देख पा रहे हैं कि जहाँ OH ग्रुप की सहायता से ये एक सेंट्रल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बाकी 3 कॉम्प्लेक्सेस से जुड़ा हुआ है। एंड दिस वाज Werner's contribution, carbon free optically active compound long back in say 1913 or so. And you can see this is a complex. कोबाल्ट अकेला एक सेंट्रल एटम है और वो 6 लिगेंड से घिरा हुआ है। Therefore I can say that the 6 coordinated bonds are there, and it's the wisdom and it's the legendary of Werner who discovered the octahedral complexes, and also the kind of theory that he has given we as known as the Werner's theory. So when we talk about these points, so because we are interested in knowing what are the coordination compounds. So the coordination compound is also known as complex compound, occurs in numerous systems of chemical and biological importance. ये दिस गोज विदाउट सेइंग कि जैसे हीमोग्लोबिन है या आपका क्लोरोफिल है, दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस विथ ह्यूज स्ट्रक्चर्स, एंड दैट इज व्हाई वी हैव सम इंटरेस्ट इन दिस फील्ड. Number 2, they are also an integral part of the complicated systems of reactions in many biological systems. In fact, this is an area where many researchers are still interested that how the complex chemistry makes a function in a biological system. For example, we are absorbing oxygen. Now, that absorption of oxygen through a complex process in the body. And if we understand this, then it may help in the medicine or some other fields of research. The third area is also that it is their multifarious uses that we find our interest. Or not only in the biological system, also it gives various kind of functions in common chemistry that works as a catalysis, that works as say a colored species with a complicated structure and so on. Also, the term coordination comes through a specific type of bond which was developed later. I'm not discussing about the dative bond or coordinate bond. I have given some introduction about it, but in coming days we'll be understanding the complete structure, complete identification and process of coordinate bond. And earlier, they were naturally known as complex compound because of their composition, because it was not a fixed, composition, and they have a complex kind of structure, and therefore they were known as complex compound earlier. Now we call them systematically as the coordinate compounds. अब हम उनको coordinate compounds कहते हैं. पहले ये compounds complex compound कहलाते थे, क्योंकि इनके structures, इनके जो composition है वो fixed नहीं थी और अनुमान से अधिक थी. Now the $100 million question is, why should we study this chemistry? हमको इस chemistry को क्यों पढ़ना चाहिए? Or the answers to this question can be several. कई सारे इसके जवाब हो सकते हैं. There are several kinds of answers to this question, but some of rather practical nature are. कुछ जो खास practical nature के हैं, जिनमें मैंने 4 प्रकार के answers को identify किया है, वो इस प्रकार हैं. They are of this kind. Number 1. These compounds are formed by so many elements that any comprehensive chemical study must include them. And any comprehensive chemical theory must explain their existence and behavior. Now that's very important. कोई एक अकेला एलिमेंट होता है, अकेला केटायन होता तो वो कई कॉम्प्लेक्स बनाता तो चलो ठीक है, लेकिन ये इतने सारे केटायंस के द्वारा, मेटालिक आयंस के द्वारा ये कॉम्प्लेक्स देखे गए हैं, पर्टिकुलरली ट्रांजिशन मेटल्स एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट द एलिमेंट्स कमिंग फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑल्सो. तो इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उनकी स्टडी तो मस्ट है. और इसलिए ऐसे कंपाउंड्स के लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना आवश्यक होगा. एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड रिसर्च इन दिस फील्ड. दिस इज पॉइंट नंबर 1. When I say point number 2, their applications are more numerous than might be expected, and new applications are being discovered each year. इतने ज़्यादा applications हैं कई सारे fields में.
स्टेबिलिटी को लेकर, अगर वो कम स्टेबल हैं तो वो कैटालिसिस में काम में आ रहे हैं। उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, देन नैनो पार्टिकल्स की स्टडी में काम में आ रहे हैं। तो इसलिए चूंकि इनके एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं और हर साल डाई इंडस्ट्री में या अलग अलग प्रकारों में जब इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है तो इसको स्टडी करना लाजमी है, ये एक समय की डिमांड है। When you say point 3, there are many chemical phenomena are exhibited to a superlative degree by these compounds, obviously because their composition is not simple, it's a complex. तो कई ऐसे केमिकल या फिजिकल चेंजेस हैं जो सुपरलेटिव डिग्री में अधिकतम देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर रोटेशन ऑफ पोलराइजाइड जिसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कैटालिसिस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड सो ऑन। तो कई सारे जो फिजिकल एंड केमिकल फिनोमेना हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब ज़्यादा मात्रा में सामान्य से देखी गई हैं और इसलिए इनको हमको आवश्यकता है कि हम इसकी स्टडी करें। Then if we talk about the point number 4, they are of vital importance in biological systems, and living matter utilizes both very stable complexes and rather unstable ones as catalysis for chemical processes. जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल भी हो रहा है और जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैटालिसिस में काम में आ रहे हैं। सो बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका महत्व भी बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल वजह बनती है कि हमको इस फील्ड को न सिर्फ पढ़ना चाहिए लेकिन हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी प्रपोज करना चाहिए जिससे आगे आने वाली चीज़ों में हम ज़्यादा सहूलियत से चीज़ों को देख सकें। So these are the 4 things that I believe that why should I study this. You can see 1, 2, 3, 4 and the number 1 is number of metal ions are using, their applications are rigorous, they show superlative degrees and they are of vital importance in biological systems. So these all 4 points make it reasonable to go for the study of coordination compounds. When I talk about history and timeline, well, the first thing that people say, I'm not very sure about that, but somewhere I have found that this compound that's known as Prussian blue, that is the ferric ferrocyanide Fe4 FeCl6 thrice, जिसका कंपोजिशन है Fe7CN18.XH2। शायद ये पहला ऐसा कंपाउंड है जो एक्सीडेंटली बर्लिन में 1706 के आसपास डिस्कवर हुआ और इसके कई सारे बाद में जो डाइस के हिसाब से उसके एप्लीकेशंस रहे। तो ये एक कंपाउंड है जिसको हम ऐसा मानते हैं कि ये पहला कंपाउंड है हिस्ट्री में। शायद इसके पहले भी कोई कंपाउंड होंगे लेकिन सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टिगेशन है या कोई जो डेटा हमको मिल रहा है वो यहाँ से चालू होता है। इसके पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, हिस्ट्री को 2 भागों में देखा जा सकता है। एक तो वो हिस्ट्री जो वर्नर के पहले की हिस्ट्री थी। वर्नर के पहले जो भी चीज़ें थी वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थी, वो नीड बेस्ड थी, वो चीज़ों को उपयोग में लाने के लिए थी। और वर्नर के समय के साथ ही कुछ ऐसी शुरुआत हुई जहाँ थ्योरीज प्रपोज की गई और उन थ्योरीज के सहारे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। इसलिए हिस्ट्री को मैं 2 प्रकार से देखता हूँ, एक तो अल्फ्रेड वर्नर के पहले की हिस्ट्री, एक अल्फ्रेड वर्नर की हिस्ट्री और उसके बाद की हिस्ट्री है। हालांकि you can see that here the field that 12 December 1866 to 15th November of 1919, Alfred Werner could not live long, but he did a great job in chemistry. He was a Swiss chemist who was a student at ETH Zurich and professor at the University of Zurich. He was the recipient of Nobel Prize in Chemistry in 1913. 1913 का नोबेल पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला है क्योंकि इसने ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को स्टैब्लिश किया। जो हम पढ़ते हैं हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत ही यहाँ से होती है और उसने डेवलप किया मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मॉडर्न जो हम आज LFT, CFT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो भी देखते हैं कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के लिए, उसकी बुनियाद रखने वाला व्यक्ति अल्फ्रेड वर्नर था। He was the first inorganic chemist to win the Nobel Prize and the only one prior to 1973. 1973 के पहले भी किसी आदमी ने ये प्राइज़ नहीं जीता था, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला बंदा था जिसने एक बहुत माइलस्टोन सिग्निफिकेंट काम किया। आई एम डिस्कसिंग अ फ्यू इवेंट्स इन द टाइमलाइन। से फॉर एग्जांपल
इफ़ वी टॉक अबाउट ईयर 1798, हालांकि वो पर्शियन ब्लू 1706 के हम आसपास की बात कर रहे हैं, लेकिन कोबाल्ट एमोनेट कॉम्प्लेक्स वर ऑब्जर्व बाय टेस्कार्ट। अब यहाँ क्या है, कोबाल्ट के साथ कुछ अमोनिया या कुछ अमोनिया मिलाने से कुछ अलग अलग रंग के कॉम्प्लेक्स बनते थे। इसकी स्टडी चालू हो गई 1798 से। फिर उसके बाद आया समय जो हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है, लगभग 1822 के आसपास का। ये वो समय है जहाँ इनको सिंथेसाइज किया गया, कोबाल्ट के अमीन कॉम्प्लेक्स को, कोबाल्ट अमोनेट ऑक्सलेट प्रिपेयर्ड बाय जैमलिन। तो ये जो कंपाउंड्स को 1822 में कुछ ऑक्सलेट के साथ सिंथेसाइज किया गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बनाया गया। फिर समय आता है 1851 1851, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरिंग नेचर, COCl3.5NH3 and other cobalt ammonia prepared by Zenith, Claudette and Freemy. So 1851 is the landmark where ammonia and cobalt complexes were made. 1869 was the period where chain theory of ammonates Bromstrand was proposed. हालांकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा टिकी नहीं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, परंतु 1869 पर कुछ थ्योरी को प्रदर्शित करना शुरू हो गया था। When we talk about the 1884, it was the area where we have the amendment to chain theory by Jorgensen। जो थ्योरी पहले ब्लॉमस्टन ने प्रपोज की थी, उसको अमेंड किया गया, उसको सुधारा गया जॉर्गेंसन के द्वारा 1884 में। और ये लगभग वही समय है जब अब अपना वर्नर का इंट्रोडक्शन होता है इस फील्ड में। Then it was the year 1892 where we see that the Werner's dream about coordination compounds come into picture, come into reality, come into existence. And from this area, we proceed further to say 1902, where the postulates of coordination theory by Werner were proposed. Now, this was the milestone. This was a complete revolutionary idea in the theory of coordination chemistry, where you see that you have a concept of primary valency and secondary valency। मतलब यहाँ से coordination chemistry को एक नई दिशा मिली, structural point of view से, theoretical point of view से। तो ये वर्नर का कंट्रीब्यूशन 1902 से सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ता है। एंड देन दिस वाज 1911 वेयर ही रिजॉल्व्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें इथिलीन, डायमीन, अमोनिया और क्लोरीन को लिगेंड के रूप में एक सिस फॉर्म में उसने उसको ऑप्टिकल एक्टिविटीज की तरह उसने रिजॉल्व किया। आपको एक बात बता दूं, बड़ी ताज्जुब की बात है कि वर्नर जो है ओरिजिनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बंदा था और इसने वहाँ आइसोमेरिज्म में बहुत काम किया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में उसने काम किया था। और यहाँ उसने 1911 में सिस और ट्रांस आइसोमर्स को आइसोलेट करने में सफलता पाई 1911 में। इसके बाद का समय है 1913, जो यहाँ अभी इस टाइमलाइन में दर्शा नहीं। 1913 में इस बंदे को मिलता है नोबेल पुरस्कार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला बंदा 1973 के तक किसी को नहीं मिला। देन इन 1914 नॉन कार्बन कंटेनिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स रिजॉल्व्ड बाय वार्नर। आपको याद होगा कि मैंने पहली स्लाइड में ये बताया था कि एक कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बाकी 3 कॉम्प्लेक्स से लिंक्ड है। तो ये नॉन कार्बन कंटेनिंग 1914 में वार्नर के द्वारा प्रपोज किया गया। एंड देन इसके बाद तो तेज़ी आ गई, रफ्तार आ गई, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारी चीज़ें। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, idea of electrons and all that was proposed by Lewis to the coordination compound. Lewis idea को extend किया गया और it was Sedgwick who put forward about the theory of effective atomic number. There was year 1933, which is known for a very famous theory of which for modern times developed by Beth and von Black. This is known as crystal field theory or CFT. And this theory successfully explains about many ideas. And in between, there was some valence bond theory and some hybridization concept, and all these theories were proposed. Followed by this, there were various other theories like molecular orbital theory, ligand field theory, and this was the modern development that were taking place
to make more research in this field. So 1902 से या 1900 से आगे एकदम तेजी से को इस केमिस्ट्री का विस्तार हुआ, जो अब भी जारी है। जहाँ तक जो एडवांसेस हो रहे हैं इस फील्ड में और इसके जो उपयोग हैं वो कई सारे फील्ड्स में हैं, लाइक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है कार्बन मेटल बॉन्ड हम समझते हैं जो कोवेलेंट नेचर का है, देन सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जहाँ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कैविटीज़ हैं और वहाँ पर वो मेटल आयन इंटरेक्शन हो रहा है, दैन बिकॉज दे आर यूजिंग अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजिंग कैटालिसिस, तो कैटालिसिस एंड नैनो पार्टिकल्स का एरिया आज के ज़माने में रिसर्च का एक बड़ा पोटेंशियल एरिया है, और इसी कारण कई नए लिगेंड्स को सिंथेसाइज किया जा रहा है और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस को लगातार ढूंढा जा रहा है। जहाँ तक थ्योरीज का सवाल है, थ्योरीज आर स्टिल द प्रिवेलेंट थ्योरीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। So I understand that's all for now. I extend my thankfulness to all of you for watching this video. Hope you are going to enjoy the complete session in coordination chemistry as we will progress in the field. Thanks again.